लोहे को आकार दे, सपनों को हकीकत बनाए, जो मुश्किलों में राह दिखाए, वो इंजीनियर कहलाए। दुनिया कहे एक कमाल है, दुनिया कहे एक कमाल है, पर मेहनत ने ये हाल बनाया। जिसने सोच को हकीकत में ढाला, जिसने सोच को हकीकत में ढाला, वही असली निर्माता कहलाया। नमस्कार प्यारे व्यूअर्स भाइयों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। आज मैं एक खास शो के साथ फिर से आपके सामने आया हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम बात करते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और करियर की नई उड़ान की। तो इसी क्रम में आप सभी के लिए मैं एक इस शो में एक और अपने मेहमान को लेके आया हूँ, जो आपको एक उचित जानकारी दे सकेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य और करियर के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं इंजीनियर दिनेश साहनी से, जो कि एक कहेंगे बहुत संघर्षों के बाद यह जो है अपनी पढ़ाई को एक छोटे से गांव से पूरा करते हुए शहरों में पढ़ाई किया, फिर गांव में पढ़ाई किया, फिर जाके इनको एक मुकाम हासिल हुआ और वहां पे एज ए डिप्टी मैनेजर ये कार्य कर रहे हैं। और कहते हैं ना कि अगर सपनों में जान हो तो सपना कितना हो कठिन हो मिल जाता है। अगर आप उस सपने के पीछे पीछे जिद बांध लेंगे तो वह चीज मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो इनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ। अभी इनकी जर्नी को जानेंगे आप तो कहेंगे कि हाँ, बहुत ही संघर्ष के बाद इनको यह जॉब मिला है और यह वहाँ पे लगभग 11 वर्षों से काम कर रहे हैं। तो आपको यहाँ से बहुत सारी सीख मिलेगी कि अगर अभी तक हमने गवर्नमेंट जॉब वालों को, गवर्नमेंट जॉब के जितने एम्प्लॉय थे, मतलब जो भी लोग काम करते हैं उनसे मिलवाया है, यह ऐसे हैं जो कि एमएनसी कंपनी में काम करते हैं। अगर गवर्नमेंट से कंपेयर करेंगे तो एमएनसी प्राइवेट ही होगी, लेकिन वो अभी मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं जिसमें बहुत अच्छे अच्छे पैकेज मिलते हैं। तो इनका ऐसे ही एक अच्छी कंपनी में हुआ है। अभी सर बताएंगे कंपनी के बारे में, पूरी डिटेल आपको जानकारी मिल जाएगी, कहाँ पे ये काम करते हैं, क्या इनका काम है और क्या डिफरेंस होता है कि स्कूल्स में बाकी नौकरी में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पुराने हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा, जिससे हमको एक मोटिवेशन मिल सके और हम यह कोशिश कर सके कि आपको और बेहतर से बेहतर लोगों से मिलवा सके। तो आइए सर से मिलते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हाँ, मेरे चैनल पर। धन्यवाद रवि। कैसे हैं आप? हाँ, बढ़िया है। सर जो है हमारे सीनियर रहे हमारे कॉलेज में, और इनका हमारा साथ बहुत अच्छा रहा है और हमेशा हम दोनों लोग साथ में ही रहते थे। हम लोग आपस में, मतलब जहाँ पे रहते थे वहां पे भी साथ में रहते थे। अभी सर जो है बाहर इंडस्ट्री में काम करते हैं। सर थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में बताइए, अ, अपने बारे में कुछ चीजें शेयर करिए जिससे थोड़ा सा जान सके। धन्यवाद रवि, पहले मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। पिछली बार जैसे मैंने प्रॉमिस किया था हाँ, तो फूड हुआ। हाँ, ज्यादातर तो जानते ही हो, बाकी मैं आपके व्यूअर को बता दूं। मेरा नाम दिनेश साहनी है। मैं यहीं बैकुंठपुर जो मिसरौलियाँ है, नौतनवा के पास, यहाँ का रहने वाला हूँ। तो हमने प्राइमरी अपना जो एजुकेशन अपना मिसरौलियाँ से ही शुरू किया था और सरस्वती शिशु मंदिर से शुरू किया। वहाँ से 5 तक वहाँ पढ़ाई किया। फिर नौतनवा में भी सरस्वती शिशु मंदिर से 6 से 8 तक का पढ़ाई किया। फिर इंटर कॉलेज में, नौतनवा इंटर कॉलेज में 9 से 10 किया। फिर 11 और 12 मैं किया गोरखपुर से स्प्रिंगर पब्लिक स्कूल से। स्प्रिंगर पब्लिक स्कूल, हाँ मतलब इंटर कॉलेज से निकलने के बाद। हाँ। एक्चुअली क्या हुआ था कि ऐसा लगने लगा था कि भाई अब से हमारे भाई साहब इंजीनियर है, तो उन्हीं को देख कर के आगे बढ़ रहा था कि भाई हमको भी इंजीनियरिंग करना है। लेकिन गांव में माहौल नहीं मिल रहा था, तो हमको मेरे पिताजी और मेरे भाई साहब बोले कि नहीं, अभी गोरखपुर जाओ, पढ़ाई करो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करो, समय के हिसाब से चलने के समय लिए। के साथ चलने के लिए। उन्होंने, दोनों ने काफी हमारा सपोर्ट भी किए थे। तो वहाँ इंग्लिश मीडियम में गया, वहाँ 11th-12th किया। हालांकि वो मेरा बहुत अच्छा एकेडमिक पीरियड नहीं रहा। इसके बाद फिर स्प्रिंगर में ऐसा क्यों? वही लैंग्वेज डिफरेंस। मतलब मीडियम से आप दूसरे मीडियम में गए, हाँ, इस वजह से। यहाँ हिंदी में था, वहाँ पर इंग्लिश में था। और वो काफी अच्छा स्कूल था। और मतलब जो टीचर्स थे वो पूरे इंग्लिश ही कम्युनिकेशन करते थे। मेरे लिए काफी चैलेंजिंग था वो 2 साल। एनी हाउ किसी तरह मैं एडजस्ट करके वहां से निकला।
फिर आईटीएम में साथ ही पढ़े। आईटीएम में 4 साल, आईटीएम महाराजगंज में 4 साल किया। बीटेक बीटेक किया ब्रांच कौन सी थी सर आपकी? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। और कॉलेज प्लेसमेंट में ही मेरा सिलेक्शन हो गया था एक रॉबिन टनलिंग एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड पे। सर अभी आपने बताया कि मीडियम चेंज हुआ था आपका हाई स्कूल टू इंटर में, तो ज्यादा परेशानी हुई थी, लेकिन उसका वो जो चैलेंजिंग था आपका, वो लाभ कहाँ मिला आपको? उसका बहुत ज्यादा लाभ मुझे बीटेक में मिला। क्यों? क्योंकि जो हम फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, यहाँ पे हिंदी पढ़ रहे थे, और वो अचानक से इंग्लिश में सब कुछ आ जाए, ठीक है, तो अपने आप में एक चैलेंज होता है। हम समझे क्या, डिक्शनरी कितना यूज कर सकते हैं। तो लेकिन वो जो 2 साल हमने बिताए हैं, वो हमारा बहुत ज्यादा बेनिफिट किया इसमें बीटेक में, क्योंकि मीडियम यहाँ पे चेंज था, टोटली इंग्लिश मीडियम था। एक्चुअली कम से कम 50% तो मैं गेस कर ही चुका था जो इंटरमीडिएट में यूज किया, और फिर बीटेक में हमको अडॉप्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। नहीं लगा, क्योंकि हमको लगता है कि इंटर की बहुत सारी चीजें जो होती हैं, थोड़ा सा पूरा का पूरा उसमें होता है पहले साल में, फर्स्ट ईयर पहले में पूरा इंटर, हाँ पूरा होता है। अगर माने आप एडवांस 11th का 12th का थोड़ा सा एडवांस करके दिया रहता है, बाकी सारी चीजें आपका इंटर लेवल के ही रहती है, लेवल पे रहता और वो लैंग्वेज मिल जाता है। पहली बात तो क्योंकि हमारे वहाँ इंजीनियरिंग अभी तक इंग्लिश मीडियम में ही कराई जाती है। है। अभी गवर्नमेंट ने शायद गवर्नमेंट ने एक प्रावधान डाला है कि हिंदी मीडियम में करने का, लेकिन अभी भी फिलहाल प्रोसेस तो इंग्लिश में ही चल रहा है। बीबीएस का सुना हूँ बाबा, मतलब मध्य प्रदेश में हिंदी में करा रहे हैं, लेकिन इंजीनियरिंग का तो ऐसा मुझे लगता है कोई विकल्प हाँ, बीटेक में अभी नहीं अप्लाई हुआ है शायद, तो वह काफी लाभ देता है। बहुत लाभ। और सर कॉलेज की कोई इंसिडेंट शेयर करिए। कॉलेज का इंसिडेंट, मैं कॉलेज 4 साल का था, काफी मतलब यादों से भरा हुआ है। कभी ये कुछ चीज अच्छा था, कुछ चीज खराब था, लेकिन सब कुछ अच्छा ही था। मेरा इंसिडेंट फर्स्ट सेमेस्टर का है। एक बहुत हाई एनर्जी के साथ हम लोग पढ़ने गए थे कि मतलब ये था कि हाँ इस हमको बीटेक करना ही करना बीटेक करना ही करना है, और एनर्जी हाई थी, एनर्जी हाई था, और काफी मेहनत भी कर रहे थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि मतलब पेपर कैसा सेटअप होता है उसका, कैसा उसको लिखा जाता है, कि मतलब पैटर्न नहीं पता था, कुछ पता नहीं था कि कैसे स्कोर किया जाए। लेकिन जब इतना पता नहीं था, लेकिन सर हमेशा टॉप करते थे। ये चीजें पता नहीं थी इनको, लेकिन कॉलेज में पहला जो है, अगर पहला रैंक पूरे कॉलेज का देखा जाए तो इन्हीं का निकलता था। फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे 2 बैक आया था। हाँ, लेकिन फिर भी टॉप किए थे। नहीं, सेकंड सेमेस्टर में आते ही सेकंड रैंक आया था। अच्छा, सेकंड में सेकंड आया? सेकंड आ गया, मतलब पूरा 1 ईयर का मिला करके सेकंड रैंक आया था। फर्स्ट सेमेस्टर हमारे लिए काफी चैलेंजिंग था। उस पे क्या हुआ समझ ही नहीं आता क्या होता था। फिर पता चला, हमने गए एग्जाम देने, 70-80 मार्क्स का हिंदी में, मतलब उसको सब्जेक्टिव टाइप का था, उसको लिख करके आए। यहाँ पता चल रहा कि 30 नंबर 40 नंबर आ रहा, तो मुझे नहीं आ रहा था। 2 बैग था, लेकिन उसके बाद एक ये नहीं ये करना ही तो करना है, क्योंकि जो भी गांव से हैं, जो भी लो इनकम के लोग हैं, कैसे उनके लिए चैलेंजिंग होता है कैसे पढ़ाई करें। हम भी क्या गया था, एजुकेशन लोन, एग्रीकल्चर लोन लिए थे, हमारे पापा एग्रीकल्चर लोन लेकर के हमें एडमिशन दिलाए थे। तो एक दिमाग में था कि अगर फेल हो जाएंगे तो मेरा वो गया पैसा। 70,000 का हमने कृषि लोन लिए थे। तो आर्थिक स्थिति हाँ, सर की जो थी बहुत वीक थी उस टाइम पे, तो सर जो है लोन लेके अपना पढ़ाई पूर्ण किए थे, और उसके बाद सदैव आगे, मतलब हमेशा आगे बढ़ते गए। वो मोटिवेशन था एक्चुअली, मुझे चैलेंजिंग नहीं था, मोटिवेशन था। अगर वो लोन न लिए होते तो शायद ऐसा होता, चलो ठीक आज आप वहां नहीं होते जहां आप हैं। लेकिन वो ये था, दिमाग में था कि अगर नहीं पास किए तो लोन कैसे जमा होगा। और ये मेरे पिताजी के लिए काफी चैलेंजिंग हो जाएगा बाद में कि भाई ये तो घर का इनकम भी अच्छा नहीं है, ऊपर से लोन भी ले लिए हैं, कमाने वाला कोई नहीं है। तो ये हमारे, उसको मैं पॉजिटिव तरह से लिया, और फिर वो मैं ओवरकम किया। सेकंड सेमेस्टर में काफी अच्छा रिजल्ट आया, और जो 2 बैग था वो भी क्लियर कर लिया था, उसमें 8 के 8 सब्जेक्ट क्लियर किए थे। और सबसे अच्छा लगा तो फिर जब कॉलेज में सेकंड रैंक आया, मैंने कहा चलो कुछ ट्रैक पे तो है। मतलब उसके बाद टॉप करते गए, उसके बाद कहीं रुके नहीं? ना, मोटिवेशन बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज्यादा था, और काफी टीचर्स का काफी सपोर्ट मिला।
टीचर्स हमेशा एक रैंकर्स की तरफ से देखते थे कि हाँ भाई, अ, हमें तुमसे उम्मीद है, तुम ये कर सकते हो। और हम भी उसको एज ए मोटिवेशन लेते थे, अगर कोई हमसे उम्मीद लगा के रखा है तो हम भी कुछ ना कुछ अपना बेस्ट एफर्ट देंगे कि वो जो एक्सपेक्टेशन है उसको, उस पे हम खरे उतरे। कॉलेज में मतलब सर जैसे कंप्लीट होने लगा तो प्रेशर बढ़ने लगता है ना कि हम हाँ कॉलेज पूरा होने वाला है, अब जो है हमारा आगे का क्या प्लान है। जैसे जॉब की बात आती है तो थोड़ा हम लोग प्रेशर में आ जाते हैं ना, फोर्थ ईयर थर्ड ईयर में आ जाते हैं कि मतलब हम मेरा अगले साल कंप्लीट होने वाला है। पहले तो पहले साल ये रहता है कि हमको पास करना है, फिर उसके बाद तीसरे साल से ये लगता है कि हमें जॉब करना है। जॉब कैसे मिलेगी, तब उस टाइम पे मतलब क्या लग रहा था आपको, कैसे जॉब मिलेगा, क्या सोच रहे थे उस टाइम पे, क्या मतलब प्लान चल रहा था दिमाग में? मेरा एक्चुअली दो प्लान था। एक तो ये था, जब फोर्थ ईयर में था तो उस समय मैं पीक पे था। ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई भी कोर्स करा दो, मैं कर दूंगा, अच्छे से कर दूंगा। तो मुझे जो मेरे टीचर एडवाइस करते थे यूपीएससी वगैरह ज्वाइन करने के लिए, तो मेरा पूरा फुल मूड था उसी पे करने के लिए। हाँ। लेकिन मतलब बैक एंड पे सपोर्ट नहीं था कि अगर दिल्ली जाएंगे कहीं जाएंगे तो एक्सपेंसेस कहाँ से बियर करेंगे, और एक लोन चल ही रहा था। तो डिसीजन चेंज करना पड़ा, और फिर जब डिसीजन चेंज करना पड़ा, ये था कि अब फोर्थ के बाद क्या करें। और हमें याद भी है सर, स्टिकी नोट्स पे आप लिख के रखे थे ऊपर टेबल के ऊपर क्या मैं बीटेक मेरा मतलब तैयारी करने वाले हैं क्या, बीट यूपीएससी का है ना? मेरा अभी भी मतलब अब तो एज लगभग खत्म हो चुका है यूपीएससी का, लेकिन वो दिमाग से निकल कभी न कभी जागता रहता है कि मुझे करना है, लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन फिर वही था कि उस समय पे एक दो कंपनियां आई थी कॉलेज में कैंपस के लिए। तो ये था कि भाई किसी तरह जॉब लेना है, कि एक वो प्रेशर था लोन वाला कि अगर जॉब ले लेंगे तो वो 2-3 महीने में 4 महीने में हम खत्म कर देंगे। तो घर पे जो प्रेशर है कम हो जाएगा थोड़ा। खत्म हो जाएगा। तो इसलिए उसका भी तैयारी हमने बहुत अच्छा से किया। सबसे ज्यादा इसमें जो अ, किसी का क्रेडिट मैं देना चाहूँ तो उस समय के जो डायरेक्टर थे, डॉक्टर प्रभात कुमार श्रीवास्तव, पीके श्रीवास्तव जी को बोला जाता है। जी को बोला जाता है। उनका काफी रोल था। वो मतलब कभी कभी ऐसा लगता ना, एक फिल्म का डायलॉग है, जहां से उम्मीदें ना हो वहां से इतना प्यार मिल जाता है कि मतलब और भगवान कैसे कुछ है डायलॉग है। मुझे लगता है कि जहां से मतलब अजनबी हैं वो सब इतना सपोर्ट कर देते हैं कि मतलब जिसका हमें उम्मीद नहीं रहता था। उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया, मेरा रिज्यूमे तैयार किए खुद अपने डेस्कटॉप पे, रिज्यूम तैयार करके मुझे दिए। फिर मतलब 2-3 दिन तक कंटिन्यूअस बुला करके मुझे प्रैक्टिस कराते थे, हाउ हाउ टू इंटर इन द रूम, हाउ टू स्पीक विद द इंटरव्यूअर, ये सब पूरा वो सब पूरा प्रैक्टिस प्रोसेस कराते थे, बताया कैसे बताते थे। इंटरव्यूअर के सामने जाना है आपको। और क्या कौन कौन सा एरिया पे अब ज्यादा फोकस करना है, इंटरव्यूअर कहाँ पे इन्फ्लुएंस होते हैं, वो उन्होंने मुझे 2-3 दिन तक काफी मुझे प्रैक्टिस कराया। और उन्हीं की बदौलत था कि मतलब जब मैं गया तो इंटरव्यू देते ही मुझे लग गया कि मेरा हो गया है। बाहर रिजल्ट एक था कि हाँ भाई, ये औपचारिकता था कि रिजल्ट निकलने वाला, लेकिन मुझे लग गया था कि मेरा हो गया है। क्योंकि कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, वो उस लेवल का आ जाता है कॉन्फिडेंस। हाँ, जितना क्वेश्चन आंसर होता है उनका फेस देख करके लग जाता है कि भाई हम किस ट्रैक पे चल रहे हैं। उसके बाद सर कितने लोग सिलेक्ट हुए थे? हमको लगता है 4 लोग select 4 लोग, पूरे कॉलेज से 4 लोग सिलेक्ट हुए थे। हुए थे। और मुझे लगता है कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे इंटरव्यू में? इंटरव्यू में ऐसे शायद 15 लोग ऐसे था, 15 में 4 से। क्राइटेरिया शायद लगा दिए थे कुछ, मतलब कंपनी की तरफ से, मतलब कॉलेज की तरफ से। पहले से बच्चों को छांट दिए थे। पहले से छांट दिए थे कि इतने ही लोग जाएंगे, 15-20 लोग ऐसे कुछ थे। हाँ। उसमें से अब वो कितने सेलेक्ट करेंगे तो इंटरव्यू कितने लोग सर वहाँ रुके जॉब पे मतलब जाने के बाद? वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली क्या हुआ था कि हम लोग क्या सोच रहे थे कि हम जाएंगे, एक ऑफिशियल होगा, ऑफिस होगा, वहां पे रहेंगे, काम धाम करेंगे, बेस्ट कंप्यूटर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, वो हम लोग का माइंडसेट था। लेकिन क्या था, माइनिंग फील्ड था, तो पहला दिन मेरा नाइट शिफ्ट लगा। नाइट शिफ्ट? पहला दिन नाइट शिफ्ट लगा, वो भी जमीन के अंदर 5 किलोमीटर अंदर हम जा रहे हैं। नीचे? हाँ, नीचे एक मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ग्राउंड के अंदर वो टनल बन रहा था। एक्चुअली वो 44 किलोमीटर का टनल था, तो दोनों साइड से
मतलब उसका कटिंग इतना टनल बोरिंग मशीन होता है, दोनों तरफ से कट करके ऐसा था कि मीट करेंगे एक जगह, वहां पे टनल का काम पूरा होगा। दूसरा इंड था, वहां पे लगभग 7-8 किलोमीटर हो गया था, और हमारे इंड से जब मैं ज्वाइन किया था 5 से 5.5 किलोमीटर से पूरा हो गया था। पहला दिन नाइट ड्यूटी, वो भी जमीन के अंदर जा रहे हैं, दिख नहीं रहा है क्या है। तो 5 किलोमीटर अंदर जाना अंदर चाहिए, जा फिर वहां पे सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी नहीं, ऑक्सीजन। सांस नहीं होता, क्योंकि वहां से बाहर से ब्लोअर फैन रहता है, हाँ वो वहां से एयर को सक्शन लेकर के हाँ, अंदर डिलीवर करता रहता है, अच्छा। तो ऑक्सीजन का दिक्कत नहीं रहता। हाँ, टेम्परेचर का इशू रहता है, कभी टेम्परेचर बढ़ गया तो वो थोड़ा इशू रहता था, टेम्परेचर का ज्यादा इशू रहता था, डस्ट का थोड़ा बहुत इशू रहता था, ऑक्सीजन का नहीं उतना इशू रहता था। वो मतलब पहले लगा कि हम कहाँ आ गए, फिर बाद में बोले नहीं अब छोड़ देते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है अपनी जमीन के कितना अंदर। कितना टाइम काम किए थे सर वहां पे? मैं वहाँ 6 साल काम किया। 6 साल, काफी लंबा समय। उसके बाद वहां से आपने जॉब छोड़ा है ना? वहां से फिर जॉब पड़ा, फिर एक निर्मा ग्रुप का है, नियोको विस्तार कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और सीमेंट कंपनी है, वहाँ पे मतलब इंटरव्यू दिया तो क्वालिफाई हो गया, तो वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। अभी क्या रोल है सर आपका? अभी मतलब पोजीशन वाइज मैं वहाँ पे डिप्टी मैनेजर हूँ इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन में। मेरा रोल ये होता है कि ज्यादातर रोल है हमारे ऑटोमेशन का। ऑटोमेशन मतलब होता है कि किसी चीज को ऑटोमेटिक मोशन कराना। आप जब आप देखोगे कि इंडस्ट्री में आप भी काम किए हो, एक सीरीज ऑफ मोटर्स लगे रहते हैं, ड्राइव्स लगे रहते हैं, एक प्रोसेस पूरा करने के लिए एक किनारे से लेकर के ऑटोमेटिक चलते जाता है, जहां तक इनिशियल पॉइंट तक, फाइनल से इनिशियल पॉइंट तक उल्टा चलता है। तो वो सब ड्राइव्स को मतलब प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसका, वो सब यूज करके उसको ऑटोमेटिक करना। और उन सबसे रिलेटेड जितना भी चीज है, इंस्ट्रूमेंटेशन का पास है, प्रोसेस कंट्रोल का पार्ट है, वो सब देखता हूँ। इंडस्ट्री का काम पूरा देखते हैं आप? सर एजुकेशन की क्या पावर है इंडस्ट्री में? अगर बात करें एजुकेशन की पावर की बात करें, क्या पावर है एक? सर मैं ऑनेस्टली से बताऊं, बिना एजुकेशन के इस जमाने में आई थिंक किसी को नहीं रहना चाहिए। आप एक दुकान पे प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, चॉकलेट, ठीक है, उसमें भी लिखा रहता है इंग्लिश में, हिंदी में, सब कुछ लिखा रहता है। आप कहीं जा रहे हो, आज तो टेक्नोलॉजी आ गया है, आदमी बैंक अकाउंटिंग कर रहा है, वहां से मनी ट्रांसफर कर रहा है, यहाँ पर टिकट बुक कर रहा है, और भी जो भी गवर्नमेंट के जो कुछ पॉलिसीज होते हैं वो सब आप एक्सेस कर लेते हैं। तो एजुकेशन तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इंडस्ट्री की बात आ गई, अगर आप एजुकेटेड हो तो आपको उस लेवल का जॉब मिलेगा। जैसे आपने आईटीआई किया है, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट का जो पॉलिसी होता है, जैसे कुछ अनस्किल्ड में होते हैं, कुछ स्किल्ड में होते हैं, और कुछ सेमी स्किल्ड होते हैं, कुछ हाई स्किल्ड होते हैं, तो एक क्राइटेरिया डिवाइड किया जाता है। वो क्राइटेरिया आपके एजुकेशन पर डिपेंड करता है। अगर आप एजुकेटेड हो, ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लिए हो, तो आप इनिशियली ये सेमी स्किल्ड स्किल्ड में जाओगे, थोड़ा एक्सपीरियंस कर लिए तो हाई स्किल्ड में जाओगे, नहीं जाओगे तो आप हेल्पर में जाओगे। आप पढ़े लिखे नहीं हो तो हेल्पर में करोगे। हेल्पर में वही है कि आप क्लीनिंग करो, और जो जो स्किल्ड हैं उनके साथ आप उनका जो भी सामान उठाओ, ये करो, जो भी वो बोलेंगे करना पड़ेगा। मतलब हेल्पर का काम करना पड़ेगा। अगर आप पढ़े लिखे थोड़े भी नहीं है तो वही चीज करना पड़ेगा, जैसे चाय पानी का काम, और आपका जो कहते हैं साफ सफाई करने का काम, ये सारा चीज करना पड़ेगा, है ना? अगर जैसे पढ़े लिखे हैं तो आपके एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है आपने पढ़ाई कितना किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है जॉब मिलेगी। जैसे सर ने इंजीनियरिंग की है तो उनको उस लेवल का जॉब मिलेगा, कोई डिप्लोमा किया है तो उनको उस लेवल का जॉब मिलेगा। तो हर चीज का अलग अलग स्टेज बना हुआ है जहाँ पे काम करेंगे। चाहे वह, हमको लगता है गवर्नमेंट में जो होता है वो हाई स्कूल के बाद जो है शुरू होता है। कोई भी गवर्नमेंट ऐसा जॉब नहीं है जो अनपढ़ का लगे। सर कोई जॉब लगता है? कोई जॉब नहीं लगता, हाई स्कूल 8वीं के बाद ही लगता है। पहले 8वीं तक मांगता था, अब तो अपग्रेड हो रहा अब तो हाई स्कूल के बाद ही लगता है, हमको लगता है। कहीं भी आप अगर गवर्नमेंट में भी लेते हैं तब भी तो लोग कहते हैं हम प्राइवेट में चले जाएंगे, प्राइवेट में काम कर लेंगे। तो प्राइवेट में कौन सा काम रहता है? यही हेल्पर का काम बचता है आपके लिए। तो अगर मतलब एजुकेशन बहुत ही जरूरी है, हर बच्चे को पढ़ाई करना चाहिए, और
जो है सही मुकाम पाना चाहिए। एक चीज बताना चाहता हूँ, जो जैसे हम लोग ज्यादातर गाँव के ही लोग हैं, तो गाँव से बिलोंग करते हैं। जब मैंने पढ़ाई शुरू किया था तो मेरा भी ऐसा कोई अप्रोच नहीं था कि मुझे ये करना वो करना। शुरू शुरू में ये था, कोई था कि किसी तरह फर्स्ट डिवीजन पास हो जाए, ये कर लें, ग्रेजुएशन का टैग लग जाए, फिर दिल्ली मुंबई चले जाएंगे। लेकिन ऑनेस्टली बताऊं कि एक कल्चर अभी भी है गाँव में। कि इतना पढ़ लें और बाहर चले जाएं, बस जो लड़के बहुत अच्छा पढ़ने में है, लक्ष्य नहीं है। हाँ, लक्ष्य नहीं है। हमारे यहाँ पे देखो ना, गांव में ही कुछ लड़के अच्छे पढ़ने में हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसा नहीं है, सपोर्ट नहीं, सिस्टम नहीं आता उनके पास कोई ऐसा एम है कि मैं यहाँ पे जाऊँ। और वो जबकि इस समय रिसोर्स भी है सर गांव में। वो 10 और 12 तक पढ़ पढ़ के उसके बाद कहीं ना कहीं चले जाते हैं, पेंटिंग करने लगते हैं, कारपेंटरी करने लगते हैं, कुछ और करने लगते हैं। लेकिन वो उनको अगर सही दिशा दिया जाए, काफी आगे जा सकते हैं, काफी पढ़ने में अच्छे होते हैं। ऐसा मेरा भी था। लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे जब मैं गोरखपुर गया तो वहां देखा कंपटीशन क्या होता है। वहां कोई ये सब, कोई इसमें आपका मेडिकल का बात कर रहा है, एमबीबीएस करने के लिए बात कर रहा है, कोई आईआईटी की बात कर रहा है, कोई अपना अपना यूपीटीयू था, यूपीटीयू की बात कर रहा है। तो वहां लगा कि भाई दुनिया काफी अलग है। मुझे ये लगता है कि आप लोग को एक बार ऐसे कॉलेज में जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, वहां पे कंपटीशन मिलेगा, ठीक है। और जो आपको सही दिशा मिलेगी, वहां पे पॉजिटिव कंपटीशन मिलता है, सही दिशा मिलेगी। आपको भविष्य में क्या करना है, किस फील्ड में आप स्ट्रांग हो, उस फील्ड में आपको जाना चाहिए। और ये सब अभी समय से पहले कमाने का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अभी खत्म कर देना चाहिए सबको। ये जो बहुत छोटी खुशियां होती हैं कि मुंबई में चले जाएंगे, पेंटिंग करेंगे, कुछ और करेंगे, घर का काम करेंगे, वो बहुत छोटी खुशियां होती हैं। इसमें आपका एजुकेशन खत्म हो जाता है। लॉन्ग टर्म में आप सोचेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। इस समय सर रिसोर्स भी बहुत ज्यादा है गांव में भी। लोग यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं, हर हर जगह इंटरनेट सुविधा है। पहले जबकि आप बात किए हैं, जिस टाइम पे आप हमको लगता है बीटेक में रहे होंगे 2010 में, उस टाइम इंटरनेट जो है बहुत महंगा था और 2G हमको लगता है चल रहा था उस टाइम पे। उस टाइम पे कुछ भी हम यूटिलाइज नहीं कर सकते थे, मतलब मोबाइल फोन का तो फोन ही नहीं था हमारे पास, एंड्रॉयड फोन ही नहीं था उस टाइम पे, मल्टीमीडिया सेट नहीं थे, नॉर्मल फोन था वैसे। कीपैड वाला। हाँ, कीपैड वाले फोन थे। तो उस समय रिसोर्स बहुत ही कम था हमारे पास। सिर्फ एक ही ऑप्शन था, बुक और टीचर, वो भी फिजिकल रूप से। अगर हम स्कूल जाते, कॉलेज जाते, तभी वो चीज हमको मिलता। आज हमारे पास अगर कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो हम बहुत सारे चैनल ऐसे हैं यूट्यूब पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, वहां पे जाके देख सकते हैं और बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं आज के इस समय में बहुत सारा संसाधन है हमारे पास, जिससे हम पढ़ाई और तैयारी कर सकते हैं। तो इन सभी से पीछे नहीं जाया जा सकता, ये कोई मतलब इसमें बहुत आगे बढ़ा जा सकता है। सर स्टूडेंट को कौन सा अप्रोच रखना चाहिए अगर बात करें? मुझे लगता है कि उनको पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए सबसे पहले, कि एक पहले वो अपना एम बनाए, मुझे करना क्या लाइफ में। अगर नहीं पता चल पा रहा है, आप किसी ऐसे इंसान से जो अपने फील्ड में आगे हो, उनसे एक बार उनसे कंसल्ट करना चाहिए और एक टारगेट बनाना चाहिए। और ये जो छोटी छोटी खुशियां हैं, सबसे हट के रहना चाहिए। जैसे अभी बताया हूँ, सोशल मीडिया में इंटरनेट का यूज आप अच्छे एजुकेशन के लिए आप करोगे तो आप आगे बढ़ोगे, बाकी और सब चीज के लिए करोगे तो फिर वो आपका टाइम पास ही होगा। और ये जो शॉर्ट टाइम मनी का जो कॉन्सेप्ट है, वो भी खत्म कर देना चाहिए। आपको एक एम बनाना चाहिए, उस एम के हिसाब से आपको लेके चलना चाहिए। बिलीव करो कि अगर आपने एजुकेशन को प्रायोरिटी दिया और पॉजिटिव माइंडसेट से चले, आप जिंदगी का हर मुकाम हासिल करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा कि आप जानते हैं, इसीलिए हम आपको बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जिससे आप यहाँ से भी सीख सकें कि क्या अभी रवि ने ही शुरू किए हैं ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आपको पहले तो हम लोग को बुक पे डिपेंड रहना पड़ता था, बुक है तभी पढ़ पाएंगे, नहीं हाँ, नहीं तो नहीं पाएंगे। पढ़ पाएंगे। और सबसे ज्यादा दिक्कत था कि कहीं हमको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो हम टीचर के पास जाते थे, या तो टीचर से नहीं हो पाता था तो हम लोग ऐसे सोच लेते थे अब क्या करें। नहीं, आपके पास आप यूट्यूब है, काफी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, एक जगह नहीं समझ में आ रहा दूसरी जगह जा रहे, ऐसे ऐसे मतलब प्लेटफॉर्म आ गए हैं। और कोई कुछ तो पेड है लेकिन वो भी बहुत कम कास्ट हाँ, पे है। बहुत कम कास्ट पे है। तो
वो एक बहाना होगा कि आप बोल रहे हो कि नहीं संसाधन है, लेकिन आज के जमाना में अगर कोई पढ़ना चाहे तो घर से ही बहुत कुछ हाँ, सीख घर से ही सकता है। बहुत कुछ सीख सकता है। और इस समय हर जगह लाइब्रेरी की सुविधा भी है। अगर इंटरनेट सुविधा कहीं दिक्कत हो रही है तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो, वहां से भी पढ़ाई अपना कंप्लीट कर सकते हैं। सर, स्कूल में जो तकनीकी सिखाई जाती है, जैसे मतलब होता है तकनीक सिखाई जाती है, बहुत सारी तकनीकी आजकल स्कूल भी डेवलप हो रहे हैं, तो वह क्या काम आता है इंडस्ट्री में? मैं मैं ऑनेस्टली बताऊं कि हमारा देश बहुत पीछे चल चल रहा है। हाँ, ठीक है, हम लोग जो बीटेक किए थे, हम 2G पढ़ रहे थे, 3G मोस्टली पढ़े थे, आज 5G चल रहा है। वो तो सर अपग्रेड हो रहा है। अपग्रेड हो रहा है, देखिए अगर हमको टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलना है तो आपको उसी लेवल का एजुकेशन करना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी कि सिलेबस हमको हाँ, मजबूत करना पड़ेगा। हम लोगों ने हमने माइक्रो कंट्रोलर पढ़ा था। हाँ, ये माइक्रो कंट्रोलर से किसी को ऑन ऑफ कर दिए, जब वहां पे गए तो वहाँ प्रोग्रामर लॉजिक कंट्रोलर है, और एक वाइड वैरायटी में काम होता है भाई, छोटा मोटा नहीं है। अब हम लोग को समझ में नहीं आ रहा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट लग जाता है आज के एजुकेशन सिस्टम से कि चलो भाई कि आप जल्दी समझ जाओगे। लेकिन आज का जो हमारा ITI है या तो कोई और ट्रेनिंग सेंटर है या तो बीटेक वाले सेंटर है, वो समय के साथ अपडेट नहीं है उनके। मुझे जहां तक लगता है कि एजुकेशन में बदलाव होने चाहिए, और जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो ट्रेनिंग आज के जमाने का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आप अभी भी उसी में 2G में पढ़े हुए हो। तो सर पॉसिबल कैसे है सिलेबस चेंज करना हर साल? दिक्कत आएगी ना। नहीं, वो तो भाई कोई स्कूल नहीं कर सकता, वो तो एजुकेशन डिपार्टमेंट तरफ से होगा। लेकिन स्कूल क्या कर सकता है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज देता है, ठीक है, जो मतलब अपना प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ा प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ा सकते हैं। और इंडस्ट्री का आप एक काम कर सकते हो, अगर बहुत सारे ऐसे जैसे हम हैं या कोई और है इंजीनियर है, आप चाहे फ्री ऑफ कास्ट आप बुला सक करके एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बच्चों को बता सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे एक ट्रेनिंग सेशन अटेंड करा सकते हैं जिससे लोग अवेयर रहे वहाँ। अब हमने यहाँ बीटेक करके गया, वहां पे हमको समझ में नहीं आ रहा वो क्या रहा, ये मशीनें कैसे कंट्रोल हो रही हैं। ठीक है, अब उसको कोई और कंट्रोल कर रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या उसके अंदर क्या क्या लॉजिक लगा है। अब वो अगर हमको यहाँ पे बीटेक के दौरान पढ़ाया गया होता है, कोई ट्रेनिंग सेशन अटेंड कराया गया होता है कि भाई कोई बताने वाला भी रहो ना, अभी हमारे इंडस्ट्री में ये चल रहा है, तुम इसका ट्रेनिंग लो, तो समझ में आए। अब हम लोग बोल रहे हैं एम्बेडेड सिस्टम पढ़ो, एम्बेडेड सिस्टम कौन देख रहा है भाई? हाँ, आपको नैनो टेक्नोलॉजी चल रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी से आपका सारा सर्किट बन के आ रहा है, उसमें हम क्या करेंगे किसी किसी पॉइंट को जान करके, कौन से पिन का क्या मतलब है। सही बात है। एडवांस टेक्नोलॉजी करना चाहिए। IIT वाली फील्ड इसीलिए सक्सेस है कि IIT में वो एडवांस पढ़ाते हैं, अपडेटेड है हर अपडेटेड चीज। हैं, अभी तो वो फ्यूचर में क्या आने वाला है उसका पढ़ाते हैं। और नॉर्मल जो तभी तो फ्यूचर में वो चीजें करते हैं, तभी तो उसको बनाते हैं, उस पे काम करते हैं लोग। हमारे उनके में स्किल सब्जेक्ट सेम है, लेकिन स्किल डिफरेंस है। वो एडवांस से पूरा अवेयर है, हम लोग अभी भी 40 साल पीछे वाला पढ़ रहे हैं। इसलिए मुझे मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना इतना इजी नहीं होगा, लेकिन अगर स्कूल और कॉलेजेस चाहें तो प्रैक्टिकली वो करा सकते हैं, प्रोग्राम करा सकते हैं। तो ये अभी के समय में चल रहा है, जो अपडेटेड वर्जन चल रहा है, वो सब यूज कर सकते हैं। अच्छा सर, इंडस्ट्री के हालात कैसे हैं? जैसे मतलब काम करना हो या फिर बच्चे जो जाते हैं, इंडस्ट्री के हालात कैसे हैं? क्या मतलब कम एजुकेशन वाले को जॉब मिलना या ज्यादा एजुकेशन वाले को जॉब मिलना, या फिर वहां पे काम करने का तरीका, काम करने का टाइम, ये सब कैसे है? इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। इंडस्ट्री का देखो, मुझे जहाँ तक लगता है इंडस्ट्री अगर फायदे में है तो सब फायदे में है। हाँ, ठीक है, इंडस्ट्री अगर लॉस में चल रही है, कोई कंपनी लॉस में चल रही है, तो उसका इम्पैक्ट सब पे आएगा। ठीक है, मैन पावर कटिंग होना, अगर कहीं पे 40-50 मैन पावर की जरूरत है तो वहां पे घटा देंगे वहां मैं, घटा करके बोलेंगे भाई यानी कि तुरंत निकाल देंगे। तुरंत निकाल देंगे। ठीक है, जो इनका अभी क्या होता है कि किसी को ऑन रोल नहीं रखते हैं कंपनी में। बहुत बहुत सारी ऐसी कंपनी आ गई, जैसे अडानी आ गई हो गए, ऑफ रोल रखते हैं। ऑफ रोल मतलब ये होता है जब आपको जरूरत पड़ा तब लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट में रखेंगे, 1 साल तक उनको रखना पड़ेगा। 1 साल के बाद अगर उनको लग रहा है कि कंपनी लॉस में चल रही है तो कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज कर देंगे। अब जैसे पहले उन्होंने 50 मैन पावर का कॉन्ट्रैक्ट लिया, अगर इंडस्ट्री फायदा में है तो हो सकता है उसको कंटिन्यू करें या तो बढ़ाए भी। लॉस में चल रहा है
तो क्या करेंगे, 50 को 30 कर देंगे। तो जो 20 है, 20 जो भी नॉन परफॉर्मिंग है हटा दिया जाए। मतलब जो भी मतलब ऐसा लगेगा जिनको रखने की जरूरत नहीं है उनको हाँ, निकाल देंगे। और टाइमिंग सर क्या रहती है, मतलब अगर लीवर की बात करें या फिर ऑन रोल की, ऑफ रोल की, इन सब की? टाइमिंग का तो जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है और रिस्क लेबर है, 8-10 मेनली 12? 8 घंटे ही रहता है। बाकी आप कंपनी को जरूरत पड़ा तो ओवर टाइम करा सकते हैं, लेकिन अभी तक जहां तक कॉन्सेप्ट बन रहा है कि ओवर टाइम नहीं कराना है। ठीक है, तो ओवर टाइम करा सकते हैं, वो उनकी में मर्जी है, उनके पास कितना काम है, लेकिन 8 घंटे का ही है। अच्छा, गवर्नमेंट और प्राइवेट में अगर डिफरेंस करना तो सर क्या कहें? मुझे लगता है कि दोनों में प्रेशर हो जाता है। दोनों में? गवर्नमेंट भी अब इतना इजी नहीं रह गया है। हाँ। गवर्नमेंट में भी आप पढ़ोगे तो किसी एक ब्रांच में जहाँ 5 मैन पावर की जरूरत है, वहाँ 2 ही चला रहे हैं। किसी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, प्राइवेटाइजेशन भी कर रहे हैं। गांव का जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे 4-5 लोग का जरूरत है, तो वहाँ पे 2 ही 3 टीचर पढ़ा रहे हैं। हाँ। तो लोड उनके ऊपर भी है। और रही सैलरी की बात, व्हाइट मनी में देखा जाए तो दोनों का इक्वल है, कोई सरकारी बहुत ज्यादा है नहीं। मुझे जहां तक लगता है कि आप जिसका अप्रोच है ठीक है, लेकिन ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। अगर गवर्नमेंट में 2-4 साल ट्राई करें, नहीं हो पा रहा, तो आप इसके पीछे एकदम मत लगे ना। प्राइवेट में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आपके स्किल्स पे, आपका जो माइंडसेट पे आप बहुत आगे जा सकते हो। प्राइवेट भी कोई बहुत बेकार नहीं, बहुत अच्छा है। सर प्राइवेट में आपका कितना सैलरी है? तो प्राइवेट में मैंने ज्वाइन किया था 23,000 रुपये पर मंथ पे। अच्छा, स्टार्टिंग जब था। आज 12 साल एक्सपीरियंस है। आज 12 साल है, तो 1,20,000। 120? सर बहुत ही अच्छा है। सर आखिरी आप क्या बच्चे को सलाह देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं जो बच्चे हैं, जो आजकल के इंडिया के फ्यूचर है, मैं उनको यही कहूंगा, आप स्किल्ड होइए। ठीक है, कोई पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा है, कोई पढ़ने में अच्छा है तो एजुकेशन पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नहीं पढ़ने में अच्छे हैं वो स्किल पे ध्यान दें, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लें। ठीक है? ऐसे मतलब बिना पढ़े, बिना स्किल्ड के आप कहीं जाओगे तो आप परेशान ही रहोगे। आप स्किल्ड इंडिया पे फोकस करिए। आप कैसे वेल्डिंग करते हैं, कैसे कटिंग करते हैं, कोई फिटर है, वो छोटा सा डिग्री लेकर ITI करके आप ये सब काम कर सकते हो। बाकी और सारे जो मैं इंजीनियरिंग सेक्टर की बात कर रहा हूँ, और जो ना अभी देख रहे हैं, मतलब अपने चौराहे पे देखता हूँ कितने लोग ये पेमेंट सिस्टम है आधार कार्ड से निकाल करके, आप स्किल्ड हो, कंप्यूटर नॉलेज है आपके पास, ये सब खोल करके आप अपना जीविका चला सकते हो। लेकिन मैं ज्यादातर यही कहूंगा कि आप एजुकेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंट दो। एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ाई पे फोकस करो, और अपने एक टारगेट बना के रखें। उस टारगेट को अचीव करने के लिए अपनी पूरी चीजें हम लगा दें। ठीक है, और पूरा आप उस पर फोकस करके, हमारा एक फोकस है, मुझे बीटेक करना है। मैं कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, गांव से ही पढ़ा हूँ, जैसा बताया था, नौता इंटर कॉलेज से पढ़ा हूँ। ठीक है, वहां पे क्या आता था पहले, अभी तो काफी हो गया था, नहीं तो 12 बजे बस सब भाग जाते थे। ठीक है, 2-3 घंटा का लेक्चर लेते थे। उस माहौल से निकल करके मेरा ड्रीम यही था कि मुझे बीटेक करना है, एनी हाउ करना है मुझे। मैंने किया। ठीक है, रवि का था, रवि ने भी किया। अगर आप टारगेट बना लोगे तो जरूर कंप्लीट होगा। एजुकेशन को ज्यादा प्रायोरिटी दो। हाँ सर, कहते हैं ना, ब्रांच में कितने लोग थे? 120 लोग थे, घट के कितने हुए थे? 44 लोग। बाकी सब छोड़ दिए थे, यानी क्या था, उनका डेडिकेशन नहीं था, मतलब ये नहीं था कि कंप्लीट करना है, या फिर जो भी कहीं ना कहीं कमजोरी थी उनकी। 240 सीट था और सब भरे थे। लास्ट तक आते आते मुझे जहाँ तक लगा था 55 लोग बचे थे टोटल बाकी जो फाइनल हुए थे। बाकी कुछ छोड़ दिए हैं, कुछ नहीं क्वालिफाई कर पाए। तो अप्रोच रखना चाहिए, हमें करना, जिद होना चाहिए कि मुझे करना तो करना। जिद्दी बने। हाँ, अगर टारगेट को पूरा करना है तो जिद्दी बनना पड़ेगा। कि और कुछ सजेशन लेना है तो रवि अवेलेबल ही है। हम मिलवाते रहते हैं आप सबको। इनका मुंडी चौराहे पे है ही, आप देख सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर आए। बहुत अच्छा आपने इनवाइट किया। आज सबसे बड़ी बात है, इतना दिन के बाद मुलाकात हुआ। हम मिलते रहेंगे आपसे। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।